प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सैम का चैप्टर है द जनरेशन गैप, जो कि लिखा है बेंजामिन मैकलेन स्पोक ने। जनरेशन गैप का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में जो संवादहीनता होती है या विचार नहीं मिलते हैं, उसको जनरेशन गैप कहा जाता है। जो कि आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में है, आपके पेरेंट्स के और उनके पेरेंट्स के बीच में रहा होगा, कि जो हमारे सोच विचार उस समय थे वो आज के ज़माने के हिसाब से मैच ना करें तो उसको जनरेशन गैप कहेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं। रिबेलियसनेस अगेंस्ट पेरेंट्स इज़ अ नेचुरल इनएविटेबल आस्पेक्ट ऑफ अडोलेसेंस। जो हमारी थोड़ी सी युवावस्था होती है उसमें अपने पेरेंट्स के विद्रोह में रहना एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये सब में ही आती है। इसको हम मतलब कि ऐसा नहीं मान सकते कि ये किसी में नहीं आई। It assists them in giving up the comforts and security of home, achieving real independence, working for progress। तो जो रिबेलियसनेस है, जो विद्रोह है, इससे उनको ये होता है कि भाई उनको जीवन में घर में बहुत सारा आराम मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है और उनको लगता है कि वास्तव में हमें स्वतंत्रता मिल रही है और वो उनको फिर आगे प्रोग्रेस में काम आती है। जो थोड़ी सी रिबेलियसनेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ बहुत ही गंदे से बात करें, मैनरलेस हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ रिबेलियसनेस का मतलब है विचारों की भिन्नता। द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम फॉर द यंग पर्सन, दो ही डज नॉट यूजुअली थिंक ऑफ इट इन दीज टर्म्स, इज़ टू फाइंड हिज ओन आइडेंटिटी। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम किसी भी एक जवान इंसान की यही होती है कि भाई वो सही में नहीं समझ पाता जो प्रैक्टिकलिटी होती है और वो अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को ढूंढता है कि भाई मैं कहाँ फिट होऊंगा। टू फाइंड आउट वट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही रियली डिज़ायर्स टू बी एंड टू गेट स्टार्टेड बीइंग अ पर्सन। और उसको अभी खुद भी नहीं पता कि भाई मैं कहाँ पे फिट हो जाऊँगा या मैं कैसा बनना चाहता हूँ और मुझे कैसा बनना चाहिए। तो इसीलिए ये दिक्कत आती है रिबेलियसनेस की, जहाँ पर इंसान अपनी इंडिपेंडेंस भी चाहता है क्योंकि बचपन से और वो युवावस्था की तरफ जा रहा है, जिसको हम टीनेज भी कह सकते हैं। तो ऐसे इंसान को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और जनरेशन गैप वहाँ पर ज़्यादा रिबेलियसनेस लेके आता है। दिस डजेंट मीन जस्ट द स्पेसिफिक जॉब ही विल टेक और द हॉबीज़ ही विल एन्जॉय। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो कौन सी नौकरी करेगा या उसकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। It means the kind of personality he will end up with, how he will be thought of by his friends, family and himself। इसका ये मतलब है कि भाई वो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो कैसी उभर के आएगी और वो अपने दोस्तों के द्वारा उसके बारे में कैसा सोचा जाता है, वो अपनी फैमिली के बारे में कैसा सोच रहा है, वो अपने बारे में क्या सोच रहा है। इट इज़ नॉट so much a matter of coming to conscious decisions, it's gaining a sense of being an independent person with a job to do। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि भाई वो बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही अच्छे से अपने डिसीजंस ले पाए, अपने निर्णय ले पाए। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर वो इंसान जो बच्चा है अडल्टहुड की तरफ जा रहा है, तो वो एक सेंस, ऐसी एक अपने अंदर थोड़ी सी फीलिंग डेवलप कर लेता है कि भाई उसको इंडिपेंडेंट पर्सन बनना है, उसको स्वतंत्र पर्सन बनना है। वो किसी पर निर्धारित या आधारित रहकर जीवन नहीं जीना चाहता है और वो कुछ अब आगे जॉब करना चाहता है, जो कि हर किसी इंसान के जीवन में आता है। जैसे कि आप लोग भी सोचते हैं कि कई बच्चे तो 10th के बाद ही सोचते हैं कि हम जॉब करने लग जाएं, कुछ 12th के बाद सोचने लग जाते हैं, कुछ बीए के बाद सोचने लग जाते हैं कि हमें अब जॉब करनी है, हायर स्टडीज़ में नहीं जाना, या फिर हमें जाना है तो हम अपने जो खर्चे हैं वो हम खुद से ही निकालें। तो यहाँ पे अगर घर वाले चाहें कि जॉब करो तो ठीक है, नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं पढ़ो, तो यहाँ पर फिर जनरेशन गैप की रिबेलियसनेस आ जाती है। देर आर 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स दैट गो टू मेक अप द आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअल फाइनली अचीव्स। तो यहाँ पर 3 मेन जो है कारण आते हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को प्राप्त कर लेता है फाइनली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द कैरेक्टर ही वॉज डेवलपिंग ऑल थ्रू चाइल्डहुड। बचपन कैसा बीता और उस बचपन के चरित्र का उसकी आज की पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ रहा है। A boy beginning at about the age of 3 has been striving to be a man just like his father and the little girl to be like her mother। एक जब 3 साल की लड़की होती है तो वो अपनी माँ जैसा बनना चाहती है और लड़का अपने फादर जैसा बनना चाहता है। So they have had to cast themselves in the molds of their parents, they are made of their parents। तो वो उसी सांचे में ढलना चाहते हैं, 3 साल का जो बच्चा होता है, जैसे उसके पेरेंट्स खुद के होते हैं।
But to become an effective adult, an individual must break off most of his dependence on his parents, not just to free enough to leave home, but to develop ideas and aims of his own so that he can help to solve the existing problems of the society in which he will live. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो एक इंसान जो है वो अपनी डिपेंडेंस अपने पेरेंट्स पे आधारित होना छोड़ना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह अपना भार जो है स्वयं उठाए, वो अपना खर्चा स्वयं उठाए, और वो इसलिए घर भी छोड़ना चाहता है कई बार, और आइडियाज़ डेवलप करना चाहता है। अपने खुद के उद्देश्य होते हैं उसके कि भाई जितनी भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं सॉल्व कर दूँ। ये एक बच्चा कर सकता है और ये इस चीज़ के लिए वो तैयार हो रहा होता है। His feeling of impatience and criticism towards his parents are what put him on the lookout for new ideas, new methods which may better solve problems of the day, and incidentally also show up his parents' generation as pretty well stuck. तो उसकी जो ये फीलिंग है इम्पेशेंस होने की, मतलब कि वो शांत नहीं रहेगा, उत्सुक रहेगा हर समय, क्रिटिसिज्म होगा उसका अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स की निंदा भी करेगा वो कई बार कि आप लोग मुझे आगे नहीं जाने दे रहे हो, कि भाई आप नए आइडियाज़ नहीं ले रहे हो। जैसे आज के दिन में इसका एग्जांपल दे सकती हूँ कि बहुत से बच्चे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो जो हमारी पीढ़ी के जो पेरेंट्स हैं वो चाहेंगे कि भाई ऑनलाइन में ख़तरा है ज़्यादा, तो उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बच्चा नए विचारों का है, उसको पता है कि हम कैसे उसमें सावधानी से काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा जनरेशन गैप का बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, बहस शुरू हो जाती है। तो इस तरीके की बहस शुरू हो जाती है घर में भी कि आप नए विचार नहीं ले रहे हो, और इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं घर में। एंड इंसिडेंटली, और इसी के साथ साथ वो अपने पेरेंट्स को ये भी दिखाता है कि भैया आपकी जनरेशन अभी भी पुराने विचारों में फंसी हुई है। वो कहते हैं कि आपकी जो जनरेशन है ना, जो आपकी पीढ़ी है, वो पुरानी दलदल में ही फंसी हुई है। हाउ स्ट्रॉन्ग द रिबेलियसनेस इन ईच इंडिविजुअल इज़ एंड व्हाट फॉर्म इट टेक्स इज़ अ सेकंड एलिमेंट इन डिटरमाइनिंग हिज इवेंचुअल आइडेंटिटी। अब ये लगता है कि भाई वो कितना रिबेल कर रहा है, कितना विद्रोह करता है। विद्रोह किस बात का करना कि भाई मुझे तो ये करना ही है, इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे, गलत तरीके से नहीं लेंगे। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे तो इस करियर में ही जाना है, मुझे तो ये ही बनना है, और पेरेंट्स कहते हैं बेटा इसमें इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन बच्चा कहे कि नहीं है, आप पुराने विचारों से निकलो। तो इस तरीके की यहाँ पर बात है। तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट आ जाता है कि वो बंदा अपनी कैसी पहचान बनाता है। द थर्ड एलिमेंट इज़ द नेचर ऑफ द टाइम्स एंड द नीड्स ऑफ द टाइम्स। तीसरा एलिमेंट यहाँ पर क्या है कि समय कैसा है और समय की ज़रूरत क्या है। जैसे कि पेरेंट्स बोलेंगे नहीं नहीं कंप्यूटर तो आंखें ख़राब कर देगा, कंप्यूटर नहीं देखना। हमारी पीढ़ी में हमारे पेरेंट्स जैसे बोलते थे कि टीवी ज़्यादा मत देखो, अब हम बल्कि बोलते हैं कि फ़ोन और इससे कंप्यूटर से अच्छा तो तुम टीवी देख लो। तो क्योंकि नीड ऑफ आवर, समय की ज़रूरतें बदलती जा रही हैं, तो आप बताओगे कि नहीं नहीं देखो कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलेगा, जो कि कोरोना के समय में बहुत सारी पुरानी पीढ़ी के लोग भी समझ गए कि कंप्यूटर आज की जीवन की आवश्यकता है, आज के समय की आवश्यकता है, नीड ऑफ टाइम है। तो ये चीज़ें बच्चा समझाएगा अपनी पुरानी पीढ़ी के लोगों को, अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को, नाना नानी को। These call on youth for different qualities in different historical periods। और ये हमेशा से ही होता चला आया है। जब भी चेंज होता है तो पुरानी पीढ़ी उस चेंज को बहुत जल्दी से नहीं एक्सेप्ट करती है, और नई पीढ़ी जो होती है वो उसको समझाती है। तो उसको रिबेलियसनेस का नाम दे दिया जाता है, उसको विद्रोह का नाम दे दिया जाता है कि बच्चा बात नहीं मान रहा है। देखो हर समय ये भी नहीं है कि बच्चा सही ही हो, लेकिन सही बात जो है वो पेरेंट्स को अगर ठीक से समझाए तो वो एक अलग बात है। इस पे यहाँ पर बिल्कुल भी गलत तरीके से विद्रोह करने को फेवर नहीं किया जा रहा है। As Erik Erikson explains in Young Man Luther, the corruptions of the church in Martin Luther time, the real need for major reform inspired in Luther fearlessness, clarity, eloquence and perseverance of heroic proportions. In a less critical age, Luther might have remained as undistinguished cleric। तो जैसे कि एरिक्सन एक्सप्लेन करते हैं यंग मैन लूथर नामक किताब में कि जो करप्शन था चर्च में मार्टिन लूथर के समय पर, जो भ्रष्टाचार था, वो उस समय बदलाव की बहुत ज़रूरत थी। अगर लोग उस समय उस भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट कर लेते, उसको मानते चले जाते, तो उससे फिर वहाँ पर कोई भी उद्धार नहीं होता। तो उस चेंज ने कि भाई इस करप्शन को तो चेंज करना ही है, वो उस समय की ज़रूरत थी, तो उसी ने प्रेरणा दी लूथर को। वो निडर हो गया, वो क्लियर हो गया, और वो लोगों के सामने बिल्कुल एक हीरो बन के आया।
और लेस क्रिटिकल एज जहाँ पर होगी, जहाँ पे लोग बात नहीं मानेंगे, तो लूथर जो है वो वैसा का वैसा ही बन के रह जाता और वो भी करप्शन का एक हिस्सा बन जाता और उसको कोई भी नहीं पहचानता। लेकिन उसने ये देखा कि ये समय की मांग है कि करप्शन चर्च में से, भ्रष्टाचार जो है वो चर्च में से ख़त्म होना चाहिए, तो उसने निडरता के साथ वो बात सबके सामने रखी, तो वो लोगों के सामने एक हीरो बन गया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको कोई नहीं पहचानता और करप्शन चर्च में ऐसे ही चलता रहता, जो कि हर धार्मिक संस्थानों में चलता ही है आज भी। Many of the advances of civilization, technical inventions, scientific discoveries have been conceived by young people just on the threshold of adulthood. बहुत सारी सभ्यता में जो भी प्रोग्रेस आई है, प्रगति आई है, जिसमें या तो टेक्निकल इन्वेंशंस आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, साइंस ने नई नई जो है डिस्कवरीज़ की हैं, वो यंग पीपल ने ज़्यादा एक्सेप्ट की हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग उसको बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, because they were impatient with the achievements of the past and because they had no need to defend the present, they were able to envision and bring on the future। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो है बहुत ही बेचैन हो जाते हैं कि जो पास्ट की हमारी अचीवमेंट्स थी उनको धुंधलाया जा रहा है और आगे नई अचीवमेंट्स आ रही हैं, नई नई चीज़ें हम लोग जो है बनाते जा रहे हैं, तो हमारी पिछली चीज़ों को पीढ़ी भुला देगी, नई पीढ़ी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उनको लगता है कि प्रेजेंट को हमें बचाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और उनको लगता है कि भाई फ्यूचर जो है वो उसको ये नए नए जो आविष्कार हैं पता नहीं क्या प्रभाव डाले।